दोस्तों 13 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक ऐसा डिक्लेरेशन सामने आया जो साउथ एशिया के हर कैपिटल में डिस्कस होना चाहिए था। हमारी भी नहीं हुआ। बलोच एक्टिविस्ट यार बलोच की तरफ से एक दावा लेके आया गया सामने, जो उसने एक नया मुल्क बनाने का दावा किया था, द रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान। उनका दावा यह था कि एक नया मुल्क, इसका अपना फ्लैग है, उनका अपना नेशनल एंथम है, बलोच फलूस उन्होंने अपनी करेंसी का नाम रखा है, बलोच फलूस। अरबी में फलूस करेंसी को कहते हैं, वैसे वैसे पैसे को कहते हैं फलूस। तो उन्होंने अपनी करेंसी का नाम बलोची फलूस रखा है। और 5 लाख लोगों पर मुश्तमिल अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्स भी उन्होंने अपनी तैयार कर रखी है। अगर यहाँ क्लेम देखा जाए इन फोर्सेस का, तो बलूचिस्तान का 85% टेरिटरी इन्होंने बताया कि हमारे कंट्रोल में। तो बलूचिस्तान, कीप इन माइंड कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है। तो अगर सबसे बड़े सूबे रकबे के लिहाज से 85% वो क्लेम कर रहे हैं कि BLA के पास है। अगर आप ऑफिशियल मैप देखें तो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम का कोई मुल्क उस मैप पर मौजूद नहीं है। यह आपको और मुझे सबको पता है। यूनाइटेड नेशन ने उसे अभी रिकग्नाइज नहीं किया, क्योंकि दुनिया की किसी गवर्नमेंट ने उसे डिप्लोमेटिक क्या बोलते हैं रिकग्निशन नहीं दी है। और 5 लाख आर्म फोर्स 85% टेरिटोरियल कंट्रोल की क्लेम अभी तक इंडिपेंडेंटली वेरीफाई भी नहीं हुआ। और ग्राउंड पर सबसे एक्टिव बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन BLA, द बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA ने भी इस डिक्लेरेशन को अपना फॉर्मल स्टेट प्रोक्लेमेशन के और पब्लिसिटी इंडोर्स नहीं किया। तो फिर हम इस डिक्लेरेशन को कैसे सीरियस लें? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? क्योंकि कंट्री सिर्फ एक ट्वीट और या ट्वीट की वजह से नहीं बन जाती, या किसी मैसेज की वजह से नहीं बन जाती, या इंस्टाग्राम पे नहीं बन जाती। कंट्रीज़ उस वक्त टूटना शुरू होती हैं जब ज़मीन के नीचे दरारें सदियों से, दहाइयों से नहीं, सदियों से पक रही हों, और उसके बाद फिर वाक़यात जन्म लें। जब स्टेट और पॉपुलेशन के दरमियान ट्रस्ट ख़त्म होने लगता है, जब पॉलिटिकल गवर्नेंस को पॉलिटिकल तरीके से सॉल्व करने के बजाय सिर्फ सिक्योरिटी प्रॉब्लम समझा जाता है। और ये आर्म ग्रुप जब बनना शुरू होते हैं तो ऐसा होता है कि फ़ौज जब अपना खला छोड़ती है तो ये उस खला को पुर करते हैं, देन दे फिल दैट प्लेस। जहाँ से स्टेट पीछे हट रही होती है, वहाँ ये अपना कवरिंग आप देख सकते हैं यमन में। और हमारे पास तो एक अपने घर की मिसाल मौजूद है। 1971 बांग्लादेश हो चुका है। तो मजाक नहीं कर रहा। आज फरीदी फाइल में हम साउथ एशिया की सबसे डेंजरस शैडो वॉर में से एक का नक्शा खोलने जा रहे हैं। बलूचिस्तान क्यों जल रहा है? इस कॉन्फ्लिक्ट के रूट कहाँ पर हैं? इंडिया और चाइना इस चेस बोर्ड पर कहाँ खड़े हैं? और क्या पाकिस्तान का मैप वाकई बदलने वाला है? अल्लाह ना करे। नहीं, सबसे पहले एक बेसिक सवाल ये कि किसी इलाके पर गवर्नमेंट की रेट होती क्या है? आपने जो लफ्ज़ सुना होगा, रेट 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 रेट, व्हाट इज, मुझे भी नहीं पता था। आई हैड टू सर्च इट, मुझे भी ढूंढना पड़ा। मैंने सुन लिया यार इलाके पर रेट नहीं है। व्हाट इज अ रेट? रेट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो टेरिटरी ऑफिशियल मैप पर सिर्फ रंग में दिखाई जाए, किसी पर्टिकुलर कलर में दिखाई जाए। रेट का मतलब है कि वहाँ पुलिस वहाँ काम कर सकती है आज़ादी से, यानी अपनी मर्ज़ी से। एडमिनिस्ट्रेशन और हुक्म का नफाज हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बैंक बरा के सप्लाई लाइन ऑपरेट कर सकते हैं कि आम शहरी बिला खौफ ख़तर के बाहर निकल सकता है। और सिक्योरिटी फोर्सेस हर इलाके में आ जा सकती हैं। अब ये जितनी बातें मैंने कही हैं, ये सब ऑपोजिट हैं जो बलूचिस्तान में हो रहा है। ये सब कुछ बलूचिस्तान में आज की तारीख में नहीं हो रहा। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर, सोल्जर या सिविलियन किसी इलाके में मर जाता, जैसे वहाँ पर हुआ, या शहीद हो जाता है जिसको वो क्लेम करते हैं, तो क्या स्टेट उसकी डेड बॉडी सेफली रिकवर कर सकती है? बलूचिस्तान की हालत में, इस हालात में तो नहीं। 3 दिन कुछ की बॉडियाँ रही हैं, किसी की 72 घंटे रही हैं किसी की, और फिर वर्षा ने जाके उन लाशों को उठाया है। सो बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ इलाक़ों में अभी ऐसे हैं कि हाईवे ब्लॉक हैं, पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट स्टेशन पर हमले हो रहे हैं, ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, बैंक और मार्केट टेम्परेरी तौर पर बंद हैं, आर्म ग्रुप ने रोड ब्लॉक लगाए जगह जगह, एंटी गवर्नमेंट में मास्क पहन के, मास्क आर्म सड़कों पर रोड ब्लॉक लगा के गवर्नमेंट के रेंट को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर और लोकल पुलिसिंग अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। और कुछ टाउन
ये इंस्टॉलेशन पर टेम्पररी कब्जा भी कर लिया। ये सब पाकिस्तान की रेड के लिए एक सीरियस चैलेंज नहीं है। दिस इज़ इट, राइट। उसके अलावा क्या होता है? लेकिन ये कहना पूरे बलूचिस्तान या BLA के परमानेंट कंट्रोल में चला जाएगा, दिस इज़ नॉट राइट। अभी तक अवेलेबल जो एविडेंस है, क्योंकि वी गोना टॉक, फिर हम एविडेंस पे बात करें, वी नॉट टेकिंग साइड्स हियर, इट्स नॉट सो। आप जो दोनों तरफ वाले हैं, I'm गोना रूइन योर डे। हम बात करने आए हैं द फैक्ट्स, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। सो मैं यहाँ किसी को प्लीज़ करना, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुहब्बे वतन पाकिस्तान बलोच नहीं हूँ, तो मैं नारे लगाऊँ पाकिस्तान जिंदाबाद और बलोच को गालियाँ, नहीं, ऐसा उनके साथ ज़्यादती हुई है, ऑफ कोर्स हुई है। बलूचिस्तान में गया हूँ, मैंने हन्ना देखा है। मेरे भाई बलूचिस्तान, आपको बता दूँ एक सबसे अजीब बात कि जो सेब मैंने बलूचिस्तान में खाया है वो पूरे दुनिया में आज तक मैंने कहीं नहीं खाया। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, पूरी दुनिया में नहीं। जो खरबूजा मैंने बलूचिस्तान में खाया, वो मैंने खरबूजा सोचा भी नहीं पूरी दुनिया में कहीं खाने का, जितना जो अनार, हाँ, जो फल, और यासीन का बर्गर। तो पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री अभी भी बहुत से इलाकों में ऑपरेट कर रही हैं। दिस इज़ ट्रू। हकीकत इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान है। जो आप दोनों खबरें देख रहे हैं, दिस द रियलिटी इज़ एक्चुअली इन बिटवीन, लेज इन बिटवीन। बलूचिस्तान ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा है, दैट इज़ ट्रू राइट नाउ एज वी स्पीक। लेकिन उसके कुछ इलाकों में स्टेट की अथॉरिटी और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, यानी दोनों को डेंजरस चैलेंज का सामना है। दिस इज़ द ऑनेस्ट ट्रुथ। लेट मी से इट आसान उर्दू में, वहाँ पर हुकूमती रिट इस वक्त मौजूद नहीं है। काफ़ी अरसे से यहाँ मामला शुरू हो गया था। मैं आपको माजी में लिए चलता हूँ। असल में आपको अगर इसको समझना है तो 1947-48 में आपको जाना होगा। उस वक्त तक बलूचिस्तान एक सिंगल, यूनाइटेड और कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट प्रोविंस नहीं था। यानी ये नहीं था कि वो एक प्रोविंस था। डोंट थिंक ऑफ इट कि 47 में ये जो, दिस इज़ रॉन्ग, मिस इन्फॉर्मेशन। रीजन जो था वो मुख्तलिफ टेरिटरीज़ में डिवाइडेड था, और एक तरफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव बलूचिस्तान था और दूसरी तरफ कलात, खारान, मकरान और लसबेला जैसी प्राइंसली स्टेट्स थी। इनमें खानत कलात सबसे बड़ी और पावरफुल बलोच पॉलिटिकल एंटिटी थी। तो ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन के बाद कलात ने अगस्त 1947 में अपनी सेपरेट पोजीशन और इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। कुछ महीने तक उसने पाकिस्तान से अलग रहने की कोशिश की। फिर 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया। पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन है कि ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एसेशन है, लेकिन बलोच नेशनलिस्ट की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो उसको नहीं मानते। उनका कहना यह है कि खान पर पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर था जब उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में आए, और सेशन बलूच अवाम के जेन्युइन मर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो एक खान का फैसला है। दिस इज़ नॉट द, यानी ये बलोच अवाम का सेंटिमेंट या दिल की आवाज़ नहीं है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल हिस्ट्री ये नहीं कह सकती कि ये असैसिनेशन बिल्कुल वॉलंटरी है। ये बिना कंप्लीट एविडेंस के एक फाइनल वर्डिक्ट दे सकते हैं कि वो सिर्फ मिलिट्री ऑक्यूपेशन था। दोनों नैरेटिव मौजूद हैं, और यही रिजॉल्व डिस्प्यूट बलोच नेशनलिज्म के सेंटर में भी बैठा हुआ है। खान ऑफ कलात का भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। जुलाई 1948 में वो अपने सपोर्टर्स के साथ फैरोन में चले गए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली आम रिबेलियन शुरू की। ये पहली लहर थी। उसके बाद मेजर इंसर्जेंसीज 1958-59 तक में भी, फिर 1962-63, उसके बाद 1973 से 77 तक, दैट वाज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग वन। 73-77 वाज द लॉन्गेस्ट वन on that. हम नाउ खैर दिस इज़ समथिंग, अब जो आज की तारीख में नहीं, हम आज जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसकी जो बेसिक इब्तिदा है इस पर्टिकुलर मसले की, वो 2003 के आसपास हुआ। और इसीलिए 1947 से चलने वाली एक सिंगल कंटिन्यूस वॉर नहीं है। ये ये कह लीजिए कि लावा की तरह है, अब वोल्केनो की तरह है, कभी उबलता है फिर बैठ जाता है, उबलता है। तो दिस इज़ हाउ वी डू 62, 63, 73, 77, फिर तो अब दोबारा 2003 से, लेकिन अब बहुत स्टेडी। और आई थिंक सबसे ज़्यादा आज इस दफ़ा हमने उसकी सबसे ख़तरनाक शक्ल देखी। अच्छा, अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान में इतना गुस्सा क्यों है? अगर पाकिस्तान का रिसोर्स मैप देखा जाए तो बलूचिस्तान नेचुरल वेल्थ का जैकपॉट नज़र आता है। आप अगर लिटरली लुक एट द मैप,
नेचुरल गैस, कोल, कॉपर, गोल्ड, एक लंबी कोस्ट लाइन और गवादर जैसी इम्पॉर्टेंट पोर्ट। लेकिन रिसोर्सेज वेल्थ के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे कम तरक्की याफ्ता रीजन में शामिल है। क्या लोकल कम्युनिटीज़ का सवाल बहुत सीधा है, अगर गैस हमारी ज़मीन से निकलती है तो हमारे घर में बेसिक फैसिलिटीज़ क्यों नहीं हैं? अगर गोल्ड कॉपर हमारे पहाड़ों से निकलता है तो हमारे पास एक वक्त की रोटी खाने को क्यों नहीं है? लोकल पॉपुलेशन उसका इकोनॉमिक शेयर क्यों नहीं मिलता जो मादनियात यहाँ से निकाली जाती हैं या सी पैक या और भी चीज़ें जो मंसूबे हैं? तो अगर गवादर इंटरनेशनल ट्रेड का फ्यूचर है तो गवादर के लोकल रेजिडेंट्स क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? फिर आता है बलूचिस्तान का सबसे पेनफुल इश्यू, इन्फोर्स डिसिप्लिन, जिसका मतलब है लापता अफराद। बलोच फैमिली, सिविल राइट मूवमेंट और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कई सालों से ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं जिनमें स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल वर्कर लेजली यानी वो कहते हैं कि कस्टडी में गए, पहले पुलिस कस्टडी में या फौज की कस्टडी में या आईएसआई कस्टडी में, जो भी कहा जाए उनको, लॉ इन्फोर्समेंट कस्टडी में लिए गए, लेकिन उन्हें कभी कोर्ट के सामने लाया ही नहीं गया, कभी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ, वो देखे नहीं गए। गवर्नमेंट कमीशन ने भी तो इन्फोर्स डिसिप्लिन कंप्लेंट के ऊपर रिकॉर्ड की हुई हैं, उनके ऊपर कंप्लेंट रिकॉर्ड हुई हुई हैं, और स्टेट इंस्टीट्यूशन हर एलिगेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ मिसिंग इंडिविजुअल्स के मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन करने का या बॉर्डर क्रॉस करने के केसेस का भी दावा किया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी हमारी तरफ से जो उसका डिफेंस में ये पेश किया जाता है कि यू डोंट नो, शायद फैमिली बाज़ दफ़ा यह नहीं जानती कि उसके बच्चे ने ख़ुद सेपरेटिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, अब वो घर तो नहीं आ सकता, तो अब वो घर वालों के लिए तो मर गया। तो बाज़ दफ़ा घर वालों को भी ये कहना जो ना, बाज़ दफ़ा ये मौत की गलत खबरें फैलाई जाती हैं कभी, और फ़ौज का डिफेंस ये होता है कि ये जो है वो उस तरफ चले गए, तो लिहाजा ये फैमिली जो है वो कर रहे। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग। ये एक मेरा ख्याल है जितने सालों से मैं इस मसले को देख रहा हूँ ये सेम आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। लेकिन जब फैमिली सालों तक अपने बेटों, भाइयों और शौहरों का पता पूछते हैं तो उन्हें ट्रांसपेरेंटली का जवाब नहीं मिलता। तो सिर्फ एक फैमिली नहीं टूटती ना, मसला ये होता है कि स्टेट पर ट्रस्ट टूट जाता है। और बलोच ट्राइबल सिस्टम है, कबाइल, जो लोग नहीं जानते बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान इज़ अ ट्राइबल सिस्टम। बलूचिस्तान आज सरदारी निज़ाम आज भी वहाँ पे राइज है वहाँ पे, एंड दे आर हैप्पी ऑन दैट एंड दे आर ओके विद इट। सो आप जब ट्रस्ट तोड़ देता है ना, एक पर्सन टूटता है तो वर्ड्स गोज फास्टर देन वो आपके अब्बा के व्हाट्सएप ग्रुप से या आंटी के व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि दिस इज़ बलूचिस्तान। वहाँ एक इलाके में बात होगी, एक सरदार के अंदर से इलाके में बात होगी, शाम तक पूरे बलूचिस्तान में कौन कोने तक बात फैल जाती है। ये दैट्स प्री सेल फोन है हमारी जान, पूछ लो जो बलूचिस्तान यहाँ बैठे हैं लोग, वहाँ का सिस्टम कैसा है। सो बलोच सिविल राइट एक्टिविस्ट मारंग बलोच और दूसरे पीसफुल कैंपेनर्स ने इसी इश्यू को इंटरनेशनल अटेंशन तक पहुँचाया। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पीसफुल प्रोटेस्ट को आर्म इंसर्जेंसी और उससे तशबीह दी गई कुछ जगह पर। और अब अच्छी बात यह है कि हर बलोच एक्टिविस्ट मिलिटेंट नहीं है। दिस इज़ ऑनेस्ट ट्रूथ। हर ऑटोनॉमी में हमें ह्यूमन राइट्स डिमांड की सेपरेशन नहीं, बल्कि देखिए दिस इज़ द ऑनेस्ट ट्रूथ। अगर हर बलोच पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट कंप्लीट नहीं मांगता ना कि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, हर बलोच तो नहीं कह रहा कि 100% बलोच ऑक्यूपेंसी तो नहीं कह रही कि मैं, या हर सरदार तो नहीं कह रहा यू हैव सम ऑन योर साइड। तो कुछ लोग बेसिक राइट मांगते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बेसिक राइट देते हैं, कुछ कहते हैं कि प्रोफेशनल ऑटोनॉमी चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें रिसोर्सेज में से ग्रेटर थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए, और क्या कुछ उसमें से कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगते हैं। डू यू ब्लेम देम? भुट्टो साहब ने अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही फ़ज़ाइया से बमबारी की है इन लोगों के ऊपर, तो वो जो मांगते हैं मेरे भाई, वो जो मांगे वो कम है। लेकिन इस ट्रेजिडी का दूसरा पहलू भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बलोच मिलिटेंट ग्रुप अब सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, सिविल लेबरर्स को मारा गया, ऑनेस्ट ट्रूथ। टीचर्स को और वर्कर्स को क्या कसूर था? रेलवे पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना के मारा गया, लोगों को बसों से उतार के मारा, उनकी आइडेंटिटी कार्ड देख देख के मारा। यार, कत्ल करने वाले यानी जो वाक़यात आपके सामने आए, चाइनीज़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर सुसाइड अटैक करना, इसलिए देखिए सिविलियंस को मारने वाले आर्म ग्रुप में सिर्फ रोमांटिक फ्रीडम फाइटर कहना है, दिस इज़ गोना बी, मेरा ख्याल है विक्टिम के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी। बलूचिस्तान एक मीट ग्राइंडर है ना, कीमा वाली मशीन होती है ना, वही बन रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर बलूचिस्तान, मुझे कोई कहे कि बलूचिस्तान क्या, मैं बोलूँगा कीमे की मशीन है। किस तरह से?
जहाँ आम लोग स्टेट रिप्रेशन को एलिगेशन इंसर्जन वॉयलेंस के दरमियान जो है सब पीस रहे हैं ना, ऐसा कूट कूट के, और उसको फिर स्टेट जो है ऊपर से पीसा लगा के फिर यहाँ से कीमतदारी दस्तियाब हो रहा है। ईजी रीज राइट। स्टेट को अपने एक्शंस का जवाब देना होगा और आम ग्रुप को भी अपने एक्शंस का जवाब देना होगा। जितना जुल्म वो करेंगे उनके ऊपर नुकसान का बाइस है। लोग जो है वो जुल्म को याद ज़्यादा लंबा अरसा रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं रहा, ये एक रीजनल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट भी बन चुका है। इंडियन टेलीविज़न और नेशनल सोशल मीडिया पर कुछ हार्ड लाइन कमेंटेटर्स खुलकर पाकिस्तान के टूटने की बात कर रहे हैं और वहाँ पर अच्छे खासे नक्शे बन रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान को बलूचिस्तान के और कश्मीर के बगैर दिखाया जा रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया, उनका मैसेज होता है तुम्हें 1940। अब उनका क्या मैसेज है, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जो मैंने अभी सीखा है ना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। पाकिस्तान वालों के लिए बहुत ख़ास बात है और इंडिया में जो लोग नहीं जानते, यू शुड लिसन टू इट। इस लॉबी का कहना यह है कि 1947 में आपने इंडिया को डिवाइड करके पाकिस्तान बना लिया, यानी इंडिया, यानी ये मोदी लॉबी या गोदी लॉबी या जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान में अरेस्ट कर रहे हैं, कहते हैं 1947 में यू टुक, आपने एक काट दिया भारत का, पाकिस्तान का जो अंग था उसने काट दिया उसको। अब हम पाकिस्तान को, जैसे हमने बांग्लादेश को तोड़ा था, अब हम वो दुख देंगे कि इसको हिस्से और बुरछे करके वापस लेंगे, हिस्से और बुरछे करके वापस लेंगे। आप देखिए जम्मू कश्मीर, आप देखिए KPK, मौलाना का बयान देखिए। मौलाना ने क्या कहा, मौलाना ने कहा कि हमें नहीं बनाने हैं लश्कर। पहले बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद बाकी पाकिस्तान। लेकिन हमें इंडियन टेलीविज़न रिटोरिक, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी के दरमियान फ़र्क रखना होगा। पाकिस्तान इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी पर बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप को फंडिंग, ट्रेनिंग और सपोर्ट देने का इल्ज़ाम होता है और इंडिया ने इस एलिगेशन को हमेशा रिजेक्ट किया है। लेकिन वो बलोच हुकूक की बात करता है, उठाता है, लेकिन इस फैक्ट को डिनाई करता है। पब्लिक डोमेन में जितने भी अवेलेबल एविडेंस हैं उस पर ये एलिगेशन अब तक डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर इंडिया को इंटरेस्ट का समझना इतना मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बलूचिस्तान में जितनी इंस्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान को मिलिट्री और इकोनॉमिकली कमज़ोर करती है, दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अब सीपैक को नुकसान पहुंचता है, गवादर पोर्ट को इनसिक्योर बनाता है और चाइना का अरेबियन सी तक जो डायरेक्ट एक्सेस है उसको चैलेंज होता है। यहाँ चाइना पिक्चर में एंटर करता है। समझिए, गवादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेंटर प्रोजेक्ट है। अब चाइना ने पाकिस्तान में रोड्स, पावर प्लांट और पोर्ट से दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। बिलियन डॉलर। सीपैक में मकसद चाइना का वेस्टर्न रीजन को अरेबियन सी से कनेक्ट करना है। बलोच मिलिटेंट ग्रुप जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर है, इसीलिए चाइनीज़ इंजीनियर्स, वर्कर और चाइनीज़ बैक प्रोजेक्ट को रिपीटेडली टारगेट किया गया और बलूचिस्तान परमानेंटली अनस्टेबल रहता है। तो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम डैमेज नहीं होता, सीपैक का फ्यूचर, गवादर का फ्यूचर, चाइना का इन्वेस्टमेंट और अरेबियन सी का स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी अफेक्ट होता है। लेकिन हमें 1971 का कंपैरिजन भी रिस्पॉन्सिबली समझना होगा। देखें, ये कहना कि इंडिया ने बस ईस्ट पाकिस्तान काट कर बांग्लादेश बना दिया, दिस इज़ नॉट ट्रू। हिस्ट्री को डेंजरसली सिंप्लीफाई करता है। बांग्लादेश के पीछे ईस्ट पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हुआ था। ये पहले, और लेट मी टेल यू फन फैक्ट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जहां मुल्क के बड़े ने खुद को अलग कर लिया। यूजुअली छोटा अलग करता ना, यानी एक बड़ी ताकत उस वक्त जो अक्सरियत से जीते थे वो बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान इस वक्त भारी अक्सरियत से जीत चुका था और ये पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हो कि भारी अक्सरियत ने अपने आप को छोटी अक्सरियत से अलग कर लिया ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन दिस इज़ द फैक्ट नाउ। अब बंगाली आर्म रेजिस्टेंस वहाँ पर मौजूद थी। मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज़ का इंडिया जाना, वहाँ पे चले जा चुके थे। मुक्ति बानी को खुली इंडियन सपोर्ट, आंगन जालो, बाशानी, और फिर इंडिया को डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन करनी थी। तो इंडिया ने डिसाइसिव रोल वहाँ पे प्ले किया। लेकिन इंडिया का ऐसी इंटरनल क्राइसिस से फ़ायदा उठा सकता है, वो बलूचिस्तान में उठा रहा है, वो कराची में उठा चुका है, एंड हमें पता है ये बात, ये हो रहा है। तो जो पाकिस्तान के अपने पॉलिटिकल डिसीजन से जो पैदा हुए थे वो 1971 का सबसे बड़ा लेसन है ना। किसकी गलती है, हमारी है कि किसी और की है?
फॉरेन पावर आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से फ़ायदा जब उठाती हैं जब आपके पास फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट, जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट होता है, देयर इज़ नॉट गोना बी अ कॉन्फ्लिक्ट, तो आपके पास आके कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। पंजाब बनेगा पाकिस्तान, मुझे तो 2 पंजाब का वीज़ा। दिस इज़ व्हाट द सदाएँ लग रही हैं पूरी जो ये, क्योंकि मैंने कराची में ये सुना कि यार ये कराची कट जाएगा और यह तो हांगकांग जैसा हमारा पोर्ट, क्योंकि इनके हमने पहले से इनके जहन में, माने ना माने तो कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन दिस देवर सेपरेट। तो फिर उधर से KPK जो है वो सेपरेट चल रही है। सिंध ने इंटरनल वाला जो है मरसू मरसू सिन्ना डे से इन्होंने पहले ही नारा लगाया हुआ है। इधर से बलूचिस्तान जो है वो हो गया नई मुमलिकत। तो फिर मेरा ख्याल है पंजाब गोना बी द न्यू पासपोर्ट। मुबारक हो आपको और मुझे सबको।